इंडिया के इस छोटे से रीजन में एक ऐसी कम्युनिटी रहती है जो यहां से निकलकर पूरे देश के बिजनेस को डोमिनेट करती है। आदित्य बिरला ग्रुप, बजाज इमामी द टाइम्स ग्रुप जैसे कई बिजनेसेस के ओनर्स इस छोटी सी कम्युनिटी से आते हैं। हम बात कर रहे हैं मारवाड़ी कम्युनिटी की, जो आते तो राजस्थान से हैं, लेकिन अगर इनकी टोटल वेल्थ कर दी जाए तो वह राजस्थान की जीडीपी से भी ज्यादा है। इतना ही नहीं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज हैं उसका 6 पर यानी $228 बिलियन मारवाड़ों के पास है। यह इतना पैसा है कि अगर यह आपके पास होता तो अब मुकेश अंबानी जी का जो बिजनेस है, रिलायंस और देश के लार्जेस्ट बैंक उन दोनों को खरीद लेते हैं। और उसके बावजूद आपके पास करोड़ों रुपए बच जाते हैं। इंडिया के 26 बिलियनर्स मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और 50 इंडियन स्टार्टअप्स में और एटलीस्ट एक मारवाड़ी फाउंडर है ही है। तो सवाल यह है कि मारवाड़ी लोगों में ऐसी क्वालिटीज क्या हैं जो इन्हें इतना सक्सेसफुल बनाती है। और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। टोटल 5 सबसे बड़ी क्वालिटीज हैं। मारवाड़ीज में जिसकी वजह से ये बिजनेस में बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहली चीज है इनोवेटिव स्ट्रेटेजी। जब भी हम स्नैक्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर जरूर क्रिएट होती है और वो है हल्दीराम्स। आज ये ब्रांड हर घर में पहुंच चुका है और मार्केट में उन्होंने ऐसी पकड़ बनाई है कि यूएस के बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कीनोज या मैकडॉनल्ड्स, ये दोनों मिलाकर भी इसे मुकाबला नहीं दे पाते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत 11 साल के एक बच्चे ने की थी। वो भी भुजिया बनाकर, और आज ये कंपनी 8,000 करोड़ की हो गई है। तो बात है 1919 की, जब राजस्थान के बीकानेर में गंगा विशन अग्रवाल जी की फैमिली भुजिया बेचा करती थी। उस वक्त वो सिर्फ 11 साल के थे और बीइंग मारवाड़ी उन्हें कहा गया था कि तुझे घर के बिजनेस में हाथ बटाना ही है। उस वक्त बीकानेर में बहुत से लोग भुजिया बेचा करते थे और सबकी भुजिया ऑलमोस्ट सेम ही होती थी। ना ही क्वालिटी का डिफरेंस, ना इवन प्राइस का डिफरेंस। उस वक्त हल्दीराम जी को भुजिया बनाने का ऑब्सेशन हो गया था, लेकिन वो चाहते थे कि मेरी भुजिया बाकी लोगों से डिफरेंट हो। वो अलग अलग इंग्रेडिएंट्स से एक्सपेरिमेंट करते और नए टेस्ट और क्वालिटी ट्राई करते। और फाइनली उन्हें वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मिल गए और उनकी भुजिया इतनी फेमस हुई कि वो जब भी लाते थे उसी वक्त वो सारी भुजिया बिक जाती थी। तो उन्होंने इस भुजिया को बनाने के लिए 3 टोटल चेंजेस करे। सबसे पहला था कि सारे लोग उस वक्त भुजिया बेसन से बनाते थे, लेकिन इन्होंने भुजिया मोज से बनाई, जिसकी वजह से भुजिया और ज्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनी। लेकिन हल्दीराम जी को पता था कि ये इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग के बारे में वो अपनी भुजिया को बाकी भुजियों से हाई क्वालिटी बताना चाहते थे। इंप्लीमेंट करने के बाद इनके बिजनेस की ग्रोथ इतनी हुई कि उन्होंने कोलकाता और नागपुर में भी एक्सपेंड कर दिया और अपने बेटों को एक एक जगह की ओनरशिप दे दी। यानी एक को कोलकाता की और दूसरे को नागपुर की। इस बात भी इनकी फ्यूचर जर्नी आसान नहीं थी। इनके बेटे श्री कृष्ण अग्रवाल जी का नागपुर में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों में भुजिया का उतना क्रेज नहीं था। इस चीज को देखते हुए कृष्ण अग्रवाल जी ने वहां की मार्केट को स्टडी करना स्टार्ट किया और उन्होंने 2 सबसे बड़े चेंजेस लाए।
महाराष्ट्र में लोगों को ज्यादा स्नैक्स के बारे में अवेयरनेस नहीं थी। तो उन्होंने नए नए स्नैक वहां पे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए। दूसरा सबसे बड़ा चेंज किया, बाजार में पूरी तरह से डोमिनेट किया। उन्होंने स्वीट मार्केट को कंप्लीट डोमिनेट कर दिया, यानी कि वहां पर उन्होंने देखा प्रीमियम स्वीट कि वही कॉमन लड्डू वगैरह स्वीट्स बिकती है और इसीलिए उन्होंने वहां पर इंट्रोड्यूस करी प्रीमियम स्वीट काजू कतली। यानी काजू कतली। इसके साथ साथ वो अपने कस्टमर से बहुत ही स्वीटली बात करते थे। उन्हें चाय कॉफी पिलाने में कभी भी हिचकिचाते नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि यही कस्टमर आने वाले कुछ सालों में इन्हें हजारों रुपए का बिजनेस देगा। इसी के साथ साथ कृष्ण अग्रवाल जी चाय के साथ अपने कस्टमर्स को काजू कतली भी ऑफर करते थे। और एक बार उनके कस्टमर्स को काजू कतली पसंद आ जाती तो वो अपनी दुकानों के लिए हल्दीराम्स को सबसे बड़ा मार्केट शेयर देना पसंद करेंगे। बड़े बड़े ऑर्डर्स करते हैं। नागपुर में काजू कतली बहुत फेमस हो गई, और सिर्फ नागपुर ही क्यों, पूरे इंडिया में इनकी स्वीट फेमस होगी, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट शेयर है। अब जो मारवाड़ी होते हैं ये कोई एक जनरेशन बिजनेस नहीं होता, यानी सारे लोग मिलकर 12,000 करोड़ की भुजिया काजू कतली और इनके बाकी प्रोडक्ट्स खाते हैं। इस स्टोरी से हमारी लर्निंग ये है कि इनोवेटिव बनो, जैसे कि हल्दीराम जी ने बेसन की जगह मोट से भुजिया बनाई, उसे महाराजा का नाम दिया और इवन उसे प्रीमियम दिखाने के लिए उसका प्राइस बाकी भुजिया के कंपेटिवली 2.5 गुना रखा। मारवाड़ी इसकी सेकेंड आउटस्टैंडिंग क्वालिटी आती है। डाइवर्सिफिकेशन ये स्टोरी है एक ऐसे इंसान की जो बिहार से निकलकर मुंबई आए और स्क्रैप यानी कबाड़ी वाले का काम किया। आज उनकी नेट वर्थ 16,000 करोड़ है। उनकी कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है और उन्हें मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। मैं बात कर रहा हूं वेदांता रिसोर्सेज के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल जी की। बचपन में पढ़ाई में मन न लगने के कारण 15 साल की उम्र में ही इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और अपने फादर के बिजनेस में लग गए। ये हमेशा से ही एक ड्रीमर थे। पैसे नहीं थे, संपर्क नहीं थे मुंबई में, और इसीलिए ये मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई आने पर ना उनके पास पैसे थे और ना ही वहां पर काम स्टार्ट। किसी को ये जानते थे, ये जिनके साथ काम करते थे वो एक कबाड़ी वाला था। उन्होंने 1937 में एक दिवालिया कंपनी को खरीदने का मौका दिखा। ये खरीद का मौका था। उसने कहा कि देख, मेरे पास एक रूम है जिसमें 7 बेड लगे हैं, एक में आके तू भी सो सकता है। वहीं पर उन्होंने स्क्रैप डीलिंग का काम स्टार्ट कर दिया, जहां पर वो केबल कंपनी से कबाड़ लेते, सबसे टफ, और उसे फैक्ट्रीज को बेच देते। स्क्रैप की डीलिंग करते करते 1937 में उन्होंने शमशेर स्टर्लिंग केबल कंपनी एक्वायर की। 1986 में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को एक्वायर किया और 2011 में सेकेंड इंडिया को एक्वायर किया। जहां से वो स्क्रैप लिया करते थे उसे खरीदने का मौका दिखा, क्योंकि वो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी थी। उस वक्त उन्होंने सोचा कि ये कंपनी तो मुझे खरीदनी है, और उन्होंने 36 लाख का लोन लिया, जो कि आज की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 10.2 करोड़ बनता है। अनिल अग्रवाल जी अपने ट्वीट में डाइवर्सिफाई बता रहे हैं कि जब उन्होंने इस कंपनी को खरीदने के लिए लोन लिया तो अगले 10 साल उनके सबसे टफ थे, जिसमें उन्हें बहुत से स्ट्रेस और डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। 10 साल इस बिजनेस में काम करने के बाद 1986 में उन्होंने स्टरलाइट इंडस्ट्रीज को खरीद लिया, जो कि आगे चल के वेदांता रिसोर्सेज बन गई। फसल बर्बाद। इन्होंने यहीं से कॉपर की स्मेल्टिंग और रिफाइनिंग में इन्होंने मेजॉरिटी शेयर्स ले लिए। बिजनेस करना चाहिए, जिससे इनका बिजनेस और ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गया। लेकिन इसके बाद भी ये नहीं रुके। 2007 में सेसा गोवा नाम की आयरन और प्रोड्यूसर को भी इन्होंने एक्वायर किया, और साथ ही में ऑयल एंड गैस कंपनी केरन इंडिया को 2011 में एक्वायर किया।
और इनकी एल्यूमिनियम, जिंक, कॉपर के माइन सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोई बैरियर नहीं। और जामिया जैसी कंट्रीज में भी है। देखिए, बिहार से आया हुआ एक लड़का जो कबाड़ बेच रहा था, आज उसकी कंपनी की नेटवर्थ 68 करोड़ है। और ये कंपनी है भी उस इंडस्ट्री में जहां पर गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन इतनी ज्यादा है कि अगर छोटा सा भी बिजनेस खोलो, डील कैंसिल। तो ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट पीछे पड़ी है इसको बंद करवाने के लिए, लेकिन फिर भी आज इसी इंडस्ट्री में अनिल अग्रवाल जी को मेटल किंग के नाम से जाना जाता है। इन शॉर्ट, इस पॉइंट से हमारी लर्निंग ये है कि मारवाड़ी कभी भी अपने एक बिजनेस पर डिपेंडेंट नहीं रहते बल्कि हमेशा हमेशा एक्सपेंड करते रहते हैं। हमेशा ग्रोथ के बारे में सोचते हैं कि न्यू इनकम स्ट्रीम कैसे क्रिएट की जाए। मारवाड़ी इसकी तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ब्रेकिंग ऑल द बैरियर्स। इमेजिन कीजिए कि आज से 30 या 40 साल के बाद जब आप 60 या 25 साल के हो जाएंगे तब आप क्या करने का सोच रहे होंगे? मोस्ट प्रोबेबली हम में से ज्यादातर लोग काम से रिटायर होकर आराम की जिंदगी काटना चाहते हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पॉलिसीज चेंज, रेस्ट्रिक्शंस बढ़ना और सबका सेम क्वालिटी बेचना प्राइस वॉर्स लाता है। बट यहाँ पर जिस आदमी की स्टोरी मैं बताने वाला हूँ वो इसके बिल्कुल ही अलग है। एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी में उन्होंने मौके को पहचाना और सीज किया। माइक बार्कर ने हाथ मिलाया और एक नई दिशा शुरू की। इस एज में लोग रिटायर होते हैं, उस एज में इस इंसान ने बिजनेस करने का सोचा और आज उनकी कंपनी का मूव भी है 2000 करोड़। दुनिया भर में उनके फार्मा प्रोडक्ट्स और ऑफिस है। बिजनेस में ये फेल भी हुए लेकिन हार नहीं मानी ना सिर्फ इन्होंने अपनी कंपनी को बचाया। 5 क्वालिटीज: इनोवेशन, डाइवर्सिफिकेशन, ब्रेकिंग बैरियर्स, रिस्क टेकिंग, अडेप्टेबिलिटी। बल्कि उसे इंडिया की 3rd लार्जेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर बना दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, इनोवेट प्लस डाइवर्सिफाई प्लस सर्वियर प्लस टेक रिस्क प्लस अडेप्ट इक्वल सक्सेस। 90 की एज में यह इंडिया के ओल्डेस्ट बिलियनियर बने और इनकी नेटवर्थ 30,000 करोड़ है। गुड रीड, ग्रेट नॉलेज। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मण दास मित्तल जी की, जो सोनालिका ट्रैक्टर्स के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। कुछ भी बैरियर नहीं। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद धन्यवाद LIC में काम करते करते इन्हें फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की अच्छी खासी नॉलेज हो गई थी। जय हिंद। जिससे इन्होंने अपने सैलरी के पैसों को रेगुलरली इन्वेस्ट किया और यही पैसे उन्हें अपना पहला बिजनेस स्टार्ट करने के काम आए। नई शुरुआत। नीन्स 9 में लक्ष्मण दास जी का बिजनेस शुरू हुआ। इसके पीछे का रीजन भी एक नोबल कॉज था। उनके फादर एक फार्म डीलर थे और किसानों को उधार में फर्टिलाइजर, बीज ये सब दिया करते थे। और जब फसल काटने का समय आता तो किसान फसल बेचकर ये उधार वापस करते। जय हिंद।